वाशद करना शुमारा मरूची की मैं सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 मरूची के में एक अहमी टॉपिक के आयस्ते सुप्रीम कोर्ट तो का जो रेकोदे के सदारती रेफरेंसेस सर केस गोशदारक बुता आउ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने निमका जो दलाइल पेश करने बुता आइए सरा नाराज़ बुता ये बरहमी दर्शान को तक और ये गोश्ते के ए वाहदा एहतियात को कारजूर भी तकरीर करने के वक्त नहीं और इधर तकरीर करने के ना जा गई तकरीर कनक में भी सदारती रेफरेंसेस सरा जो कानूनी सवाल चेस्ट बेगे आइए सरा गपोतरान कनक बीती और अमाइए सायानी जायज़ा गिरक भी बेहतर हमेशा के जो दलाइल पेश कनक बेगे आमीन नुक्ते नज़र सरा बेबेंती के अवामुन्नास आयनी हुकूक चूर रसक भी के अदालत ज़िम्मेदारी के हुकूक जैसे आम महलूका लस महलूका हुकूक बेरसन थे इसके अलावा के कंजरानी साहबा हम होती दलाइल पेश को तगा आइए गुश्तक के एक दिगे कंपनी जैसे इंटरेस्टेड है आज जैसे 9 अरब जुर्माने गो हवार जैसे सरमायाकारी करने गए तैयार है गुड़ा आ कंपनी चे बाबत और कंजरानी साहब होती ची दलाइल पेश को तगा आई वस्ता मेगो मलाइने सर मौजूद है आई मरा ज्वाइन कोता आई के जिसके के मरूची की जो ये बुता समात होता आई होती ची दलाइल पेश को तगा और आई केस देगी कुजाम नहीं मगर हो गई। अस्सलाम वालेकुम कंजरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कंजरानी साहब जैसे कि आपने एक और कंपनी का जिक्र किया अपने दलाइल में तो उस कंपनी के हवाले से बताइएगा और दूसरा कि इस वक्त इतनी गुंजाइश है कि मुआहिदा जो बैरिक गोल्ड से हुआ या किसी और कंपनी की तरफ जाने के चांसेस हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है देखें ये सिर्फ बदकिस्मती है हमारे निज़ाम के अंदर इतनी खराबियां हैं और इतने करप्शन है और इतने हम धोखे खा चुके हैं इससे पहले अब कोई चीज कहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ धोखा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई जुर्माना हुआ है। ये 6 बिलियन डॉलर जो है ये उस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा हुआ है जिसको आलमी जो आर्बिट्रेशन है उसके अंदर पाकिस्तान को कहा है कि दिया जाए। अब उसके बहस में हम नहीं जाते हैं वो सही हुआ या गलत हुआ है मगर वो वाकई खर्चा इतना ज्यादा हुआ है कि उसको अदा करने के लिए कई और कंपनियां तैयार हैं कि वो कहते हैं अगर ये प्रोजेक्ट हमें दिया जाए रेकोडेक का हम आपके वो खर्चे जो है डबल करके वापस करने के लिए तैयार है। यानी जो आज जिस कंपनी को वापस दिया जा रहा है इस डर से कि हमने 6 बिलियन डॉलर देने हैं तो दूसरी कंपनी की तरफ से ऑफर बहुत पहले से है कि हम ये जो अदायगी हम करेंगे आप हमें इसकी इजाजत दे दें। तो मेरा कहना ये है कि ये इस वक्त जो रेकोडेक है ये 600 साल के लिए इससे जो है वो डिस्कवरी हो सकती है 600 साल जी। और दूसरी बात है कि इसके अंदर हमारा जो 300 किलोमीटर के अंदर जो जखायर मौजूद है ये आइंदा जो है 10 नस्ल के लिए काफी है, आइंदा 10 नस्लों के लिए जी। मेरा कहना है कि आज इस नस्ल को क्या हो गया है कि अपने करप्शन की खातर वो 10 नस्लों के मिल्कियत को बेचना चाहते हैं उस कंपनी को जो ला रहे हैं जो आइंदा 600 साल तक यहाँ रहेगी। तो ये तो मुल्क को खा जाएंगे, मुल्क पर कब्जा कर लेंगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का था जिन्होंने आकर यहाँ पर पूरे बड़े सगीर पर कब्जा किया था। तो आज ये रेकोडेक के नाम पर ये जो बैरिक गोल्ड आ रहा है ये इसी तरह जो है बलूचिस्तान के नाम पर पाकिस्तान पर कब्जा करेगा। तो मैं समझता हूँ इस कंपनी के साथ मुआहिदा जो है अपने मुल्क के साथ गद्दारी है और अगर पैसे चाहिए तो पैसे लेने वाले देने वाले बहुत हैं और ये कंपनी जो है दुनिया का गोल्ड के अंदर मोनोपोली रखता है। वो नहीं चाहता यहाँ से कोई गोल्ड बरामद हो क्योंकि वो गोल्ड को डिस्कवर नहीं करना चाहता। तो कंजरानी साहब आपने अपनी दलाइल में किस कंपनी का जिक्र किया है? देखें अभी तो मैं उस कंपनी का नाम नहीं बता सकता हूँ, इसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट इस चीज को खत्म करे, गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के नाम है, वो कंपनी भी बाहर की है हमारी नहीं है मगर मुसलमान कंपनी है, मुसलमान मालिक है उसके। ठीक है कंजरानी साहब, तो आप जो बताइएगा कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से दलाइल पेश किए गए थे उस पे चीफ जस्टिस बरहम क्यों हुए? बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से नहीं थे, बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मैंने पेश किए थे जी। मैंने ये गुजारिश की थी ये जबरदस्ती मुआहिदा हो रहा है संगीनों के साए में जी। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें ये तकरीर न करें, संगीनों के साए में न बोले।
महीने का ये फिक्स मैच है। हुकूमत और कंपनी मिले हुए हैं, इसी तरह मिले हुए हैं जिस तरह ब्रॉडशीट में शहजाद अकबर ने पैसे लेकर पाकिस्तान के जुर्माने को अदा किया था और वहां जब उस पैसे को ब्रॉडशीट कंपनी के साथ दायमी कमीशन लिया था। मैं भी समझता हूँ आज ये जो कंपनी के साथ मुआहदा हो रहा है उसके अंदर की डील है, जी उस डील के पीछे लोग हैं। जिन लोगों ने डील किया है वो पाकिस्तान के नाम पर जो पैसे लेकर उस कंपनी के साथ साझेदारी करेंगे और हमारे 600 साल का जो मिल्कियत है बलोचिस्तान की, इसको कोरी के दाम पर बेचकर आइंदा नस्लों को मकरूज कर देंगे। ये बेरे गोल्ड यहाँ से सुलना नहीं निकालेगा। जी। कंडरानी साहब, तो जो 690 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा था कि ये ज़ाया किए गए, तजुर्बे किए गए, तो जिन्होंने तजुर्बे किए या जिन्होंने पहले वाली कंपनी के साथ ये मुआहिदा किया, जुर्माने लगे, तो क्या वो जवाबदेह नहीं है? उनको यहाँ क्यों शामिल किया नहीं जा रहा या उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा, उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा कि आपने किन बुनियादों पर इतना खर्च किया, आपने इतना तजुर्बा किया और उसका आउटकम ज़ीरो निकला? ये गुजारिश ये है कि ये जो 8 अरब रुपए की बात कर रहे हैं ये 1993 से वो खर्चे हैं जो उसके लीगल उस पर खर्चे हुए हुए हैं। ओवरऑल खर्चे की बात कर रहे हैं दूसरे, हाँ 93 से, अभी का नहीं है जी। ये 93 से अभी 2022 है, तो 22 साल ये और 7 साल हो, तकरीबन 30 सालों का जो है ये खर्चा है और ये लिटिगेशन में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मगर वो जिम्मेदार जो है कोई फर्द नहीं है, वो हुकूमतें हैं जिन्होंने ये मुआहिदा करके इस कंपनी को लाया था। आज भी बैरिक गोल्ड है, वही कंपनी है, इसका नाम बदला हुआ है। उस वक्त BSC था, बाद में मुख्तलिफ कंपनियां तब्दील होकर बैरिक गोल्ड तक पहुंचा है। तो ये जो खर्चा है ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 1000 बिलियन डॉलर का है। ये तो 8 अरब पाकिस्तानी बता रहे हैं, ये 1000 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए 8 अरब रुपए का खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आपको बुरा लग रहा है, आप 1000 बिलियन डॉलर को सर्व करके देखें कितने लाख अरब रुपए बनते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है 30 साल के अंदर। जी। कंडरानी साहब, आपने कहा कि 2010 में जो कान कनी के कवानीन लागू किए गए, तैयार किए गए थे, उनको लागू किया जाए, तो क्या इस पे आप समझते हैं कि अभी भी जो कान कनी की जो हमारे बलूचिस्तान में होती है वहाँ पे कीमती जानें ज़ाया होती हैं, तो ये कवानीन के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें शामिल है या किसी हादसे में उनके साथ कुछ हो जाता है तो उसके बाद उनके लावाहिकीन के लिए क्या कवानीन में है? यही कवानीन के कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोजेक्ट बड़ा आएगा, मजदूरों के हकूक होने चाहिए, तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी समिति भी इसके कराए, उनके भी हकूक होने चाहिए। इसके अंदर माहौलियात का इश्यू आएगा, उसके हकूक भी होने चाहिए। और इसके अंदर जो पानी का क्या होगा, पानी लाया जाएगा बाहर, उस पानी के जो फजलात है वो भी वहाँ पर माहौल को खराब करेंगे। सारी चीजों को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाया है। मगर मेरा कहना यह है कि ये सब कुछ जो है उजरत में किया जा रहा है, ये सारे कुछ करने की फौरी तौर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है ये चाहती नहीं है कि यहाँ से कोई बरामद हो कोई मादनियात और खास तौर पर गोल्ड। हमारा कहना यह है अगर वाकई ये कंपनी मुखलिस है तो वो यहाँ पर रिफाइनरी लगाए, जो साफ करने का अमल है उसको इसी चारी में लगाए या गवादर में लगाए या बलोचिस्तान के जिस हिस्से में भी उसको फिजिबल लगे वो जो है रिफाइनरी लगे, ताकि पता चले रेकोडिक से जो निकल रहा है वो साफ होके उसके अंदर से कितना मवाद गोल्ड है, कितनी दीगर मादनियात है। क्योंकि बदकिस्मती है, हमारा तजर्बा ये है बलोचिस्तान के सूई के इलाके से जो गैस निकल रही है, बलोचिस्तान की हुकूमत को आज भी पता नहीं है उसकी गैस कितनी जा रही है। वो कंपनी जो है सारे निकाल के ले जाते हैं, आखिर में उसको बताते हैं जितने हमने निकाला तो ये आपके पैसे हैं, मगर अंदर से कितना लेके जा रहे हैं वो बलोचिस्तान हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो जब इस मुल्क में हमारे साथ PTL ये कर रहा है, कंपनियां ये कर रही हैं, तो ये जो हमारा बैरिक गोल्ड है ये अगर ये सारी चीज को अगर किसी और मुल्क में ले जाएगा, हमें कैसा पता चलेगा कि उसके अंदर कितना हमारा गोल्ड निकला है, कितनी दीगर मादनियात उसमें से बरामद हुए, तो हमें तो इसका इल्म ही नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इसके रिफाइनरी है वो इस सूबे में लगे, जो कंपनी भी हो वो इस सूबे में रिफाइनरी लगाए। और बाकी कई कंपनियां ऐसी हैं
जो रिफाइनरी लगाने के लिए तैयार है। कंडरानी साहब, आप मैं कह रहे हैं कि समझता हूँ सूबे के जो सरकार है वो रिफाइनरी की जानिब जाए। यहाँ पर तो कुछ सूबे की जो अथॉरिटी को ही मजबूत कहा है कि वो मजबूत नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से पिछले समात में कहा गया था कि बलूचिस्तान सरकार इतनी मजबूत नहीं है, बल्कि यहाँ एक और अथॉरिटी बनाई जाए जो कि बैरिक गोल्ड को सी पैक की तरह की एक अथॉरिटी बनाई जाए। तो क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान सरकार रिफाइनरी जैसे जो है इस पर अमल करेगी, जब उसको सरकार का चीफ जस्टिस उनको ये लायक ही नहीं समझ रहे कि वो अथॉरिटी हैं एक मजबूत अथॉरिटी? बलूचिस्तान के अथॉरिटी की बात नहीं है। बलूचिस्तान को तो सीपेक से भी कुछ नहीं मिल रहा है। सीपेक अथॉरिटी बनने के बावजूद बलूचिस्तान का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम तो कहते हैं तो हमें किसी सीपैक अथॉरिटी अथॉरिटी की में जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान से कौन नुमाइंदगी कर रहा है सर? सीपेक कोई भी नहीं है, हमें तो उसका इल्म नहीं है। हम समझते जी। एक फौजी जनरल होता है। पिछले दफा आसिम बाजवा साहब थे, इसके बाद मरकज के लोग थे, सूबे के तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं है उसके अंदर। तो अगर वो रिकॉर्डों को इस तरह करना चाहते हैं तो ये सूबा खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत है और ये गलत है। हम समझते हैं इसकी बलूचिस्तान असम्बली इसके लिए काफी है। बलूचिस्तान असम्बली में जो कानून पास किया जाए वही कानून दुरुस्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह कंडरानी साहब। मैं गुमा गपुत्रान करने का बता उसी के अथॉरिटी जो जोड़ भी थी, और पहला भी जो अथॉरिटी सी पैक के जोड़ होता आइए तो का भी जैसे फ़ौज और वफा के मरदम बुतगा भले अथॉरिटी जब वादी के जोड़ कनक भी और अथॉरिटी तो का सूबे मरदम और सूबे नुमाइंदगान ही विबियन थी, या जबकि 18वीं तरमीम में बाद सूबा वत फैसला करती के आइए जैसे वसाइला नी चीपे में इस्तेमाल भी ये फ़ायदा है ये एलोकेशन इधरों चीज़ा नहीं बारे सूबा वत खुद मुख्तार विते भले इदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मगचे हमें गोशक बुता कि बलूचिस्तान सरकार एक मजबूती अथॉरिटी ये नहीं कि आज गिरदार कुत बेका ये चार कुत बेका या इशिया चलाइंत बेका जो सी पैके बड़ा इसी वास्ते भी एक अथॉरिटी जोड़ करने भी और अनु की जो बुता रेफरेंस गोशदारक बुता केस गोशदारक बुता द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो बारे आई है दलाइल इंसरा ब्रांस गिरफ्तार तो उसकी के तकरीर करने के बाद नहीं बल्कि ए वाहदा अमा कानूनी सवालाताना चारक भी और अमा इस तरह गप कनेक भी इधर गए हमारे सीनियर तजियाकार बिलाल डार साहब जैसे हमारा ज्वाइन को था ये गुना गप करने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की सरकार को कह दिया गया है कि वो एक मजबूत अथॉरिटी नहीं है, सी पैक की तरह रेकोडिक के लिए भी एक अथॉरिटी बनाई जाए। आप नहीं समझते कि ये बलूचिस्तान सरकार की जो है कमज़ोरी है कि वो इतने भी लायक नहीं है कि वो अपने वसाइल के लिए खुद अथॉरिटी बने? असल में मसला कुछ और है। देखिए मसाइल ये हैं कि जो 1948 का मादनियात के हवाले से एक्ट है जी, उस एक्ट की कुछ शिकें 1973 के आइन में जो डाली गई उसके मुताबिक कुछ शिकें ऐसी हैं कि जो 1948 के एक्ट की कुछ शिकें वफाकी हुकूमत के कानून का हिस्सा बन गई हैं, कुछ शिकें सूबाई हुकूमतों के कानून का हिस्सा बन गई हैं। यानी ये कानून तकसीम हो गया है। उस तकसीम की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसमें कानूनी रुकावटें खड़ी होती हैं जो आगे चल के बहुत सारे मसाइल का सबब बनती हैं। जी, तो यही वजह है कि इस किस्म की अथॉरिटीज बनाई जाती हैं, लेकिन जब ये अथॉरिटीज बनाई जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान के आइन कानून और अदालत के जो साबिक फैसले होते हैं उनकी रोशनी में ये सारे काम किए जाते हैं। जी, मसला ये है कि आप देखें, आपके सामने है कि तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा रिकॉर्डिंग का केस पे अदालती जंग जारी रही पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। जी, और एट द एंड क्या हुआ, पाकिस्तान को $11 बिलियन का 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया। जी, और उस जुर्माने को यकीनी बात है कि पाकिस्तान की तो माशी पोजीशन इतनी कमजोर है कि $11 अरब तो दूर की बात है कि पाकिस्तान तो शायद इस वक्त $1 अरब भी कर्जा देने ये जुर्माना देने की पोजीशन में नहीं है। तो फिर ये मुआहिदा दोबारा से इस पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के नतीजे में दोबारा ये मामला था। बैरिक गोल्ड जो कैनेडियन फर्म है उन्होंने इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने पर रजामंदगी का इजहार किया और फिर ये इस मामला तय पाया और दोबारा एक नया माहिदा 14 अगस्त को वज़ीर आला बलूचिस्तान कदूस बजंजर साहब ने किया बैरिक गोल्ड के साथ। अब इशू ये है कि इस मामले में बहुत सारी कानूनी रुकावटें अभी भी मौजूद है।
जी। मिसाल के तौर पे 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड के ऊपर जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में जो बेंच बैठा इस मामले की, इस माहदे की पड़ताल करने के लिए या इसका जायजा लेने के लिए उन्होंने इस माहदे को कलादम करार दे दिया था। उसके बाद ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया। इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट बैठते पार्टियों ने रजामंदगी जाहिर की और इसको नए सिरे से एक माहिदा करने की बात चल पड़ी जी। उस अमल दरामद भी हो गया। लेकिन अब इशू ये है कि अब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कुछ कि जब 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद हो और उस फैसले की मौजूदगी में आप एक नया मुआहदा करने जा रहे हैं, किया है, वो मुआहदा उस पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे मुतसादिम तो नहीं है। और जो 1948 का मादनियात का एक्ट है उसमें इसके हवाले से इस मुआहदे को वो 1948 का एक्ट कैसे जिससे क्या उसकी कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई। यानी कि ये खदशात दोनों तरफ मौजूद थे और बैरिक गोल्ड जो कि कैनेडियन कंपनी है, उस कंपनी ने खुद इन खदशात को मद्देनजर रखा, क्योंकि उनको जो पहले जो मुआहदा हुआ था जिन कंपनियों के साथ वो भी बैरिक गोल्ड ही उन कंपनियों के बैग से गोल्ड ही थी जी। लेकिन अब बैरिक गोल्ड को ये खदशा था कि ये अगर दोबारा कहीं वही वाली तारीख में जलाई जाए कि हमने आउट ऑफ कोर्ट बैठ के फैसला कर लिया, अपना तस्वीर कर लिया और फिर दोबारा जो हमने मुआहदा किया इस मुआहदे को कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई अदालत या पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इस मुआहदे को भी कलादम करार दे देती है तो कंपनी को फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उनकी सेफ्टी नहीं होगी। जैसे आप नुकसान की बात करें, बिलाल डार साहब, कंडरानी साहब का कहना था कि 600 साल तक जो है रेकोदिक से एक्सट्रैक्शन की जा सकती है और एक ऐसी कंपनी भी है जो कि 10 अरब के जुर्माने के साथ सरमायाकारी भी करने में इंटरेस्टेड है। तो फिर कैसा जो है जब इतना 600 साल तक की वो बात कर रहे हैं तो फिर ये जुर्माना तो कुछ भी नहीं है ना इसके सामने। सादिक संजानी साहब ने अब ये बयान दिया है। सर अमानुल्लाह कंडरानी साहब की बात करें जो कि बलूचिस्तान बार के वकील हैं। जी देखिए, बात ये है कि बातें अब हो रही हैं, क्या ये बातें ये दावे उस वक्त हो रहे थे जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था बैरिक गोल्ड के साथ? उस वक्त तो ये बातें नहीं हुई। उस वक्त कोई ऐसी कंपनी सामने नहीं आई जो इस जुर्माने को अपने सर पे ले और पाकिस्तान को रिलीफ भी दे और पाकिस्तान को कोई इससे बढ़कर अच्छी शराइत पे, नरम शराइत पर पाकिस्तान को इनसे ज्यादा बढ़कर प्रॉफिट देने वाला कोई ऑफर करे। तो ऐसी तो कोई उस वक्त बात सामने नहीं आई जी। बाद में ये बातें अब हो रही हैं, ये दावे हो रहे हैं। इन दावों की में कितनी सदाकत है ये तो फिर इसके लिए कोई बैठ के कमीशन ही बनाना पड़ेगा जो इनकी तहकीकात करे और चीजों को जायजा ले। लेकिन बज़ाहिर तो उस वक्त ऐसी कोई कंपनी और इंटरेस्टेड नजर भी नहीं आई। फिर बाज कंपनियों के साथ ये बाज ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे मामला भी हैं कि पाकिस्तान उनको अपने दिफाई या सिक्योरिटी के मामला की वजह से तो बाज मुल्कों को या बाज कंपनियों को ये चीजें नहीं दे सकता। हो सकता है वो बहुत ज्यादा ऑफर करें लेकिन नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का कोई दुश्मन मुल्क अगर इससे बढ़कर हमें ऑफर करे तो यकीनी बात है कि वो पाकिस्तान उसको कभी भी नहीं देगा। अब जिन कंपनी का ये दावा किया जा रहा है कि वो उससे ज्यादा पैसे दे रहे थे और ये जुर्माना भी अपने सर ले रहे थे, अब उन कंपनियों के पूरा प्रोफाइल सामने आए तो उस पर कोई बात हो सकती है। या वो जो कोई ऑफर थी अगर उस वक्त इन रिटर्न की गई और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है तो फिर ये सवाल उस वक्त की या मौजूदा हुकूमतों से पूछा जा सकता है कि भाई आपको इतनी अच्छी ऑफर थी, आपने क्यों नहीं इसको माना। जी ठीक है बिलाल डार साहब, आपका ये पॉइंट आ गया हमारे सामने। आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि रिफाइनरी की जानिब क्यों हम नहीं जा रहे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान सरकार मजबूत अथॉरिटी ही नहीं है बल्कि सीपैक की तरह की एक अथॉरिटी कायम की जाए रेकोदिक पर भी। तो आप नहीं समझते कि इतनी मुदाखलत अगर होती है किसी भी सरमायाकारी में तो इससे आगे आने वाले सरमायाकारी पर भी असर पड़ सकते हैं कि और इंटरनेशनली लोग इतना सारा क्लेश देखकर वो करेंगे सरमायाकारी। इंटरनेशनली बहुत डैमेज होगा ना सरमायाकारी पर। देखिए जो पहले फैसला आया जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जी, उस फैसले की वजह से तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आलमी सतह पर और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। बाद फैसले ऐसे होते हैं कि जो आपकी मईशत को तबाह कर देते हैं और आपकी इंटरनेशनल सतह पर जो साख है
उसको बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं, और वही इसी तरह भी हुआ। लेकिन जहां तक बात है सीपैक की तर्ज पे कोई अथॉरिटी कायम करने की, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो एक आईनी इश्यूज के ऊपर या इन मामला के ऊपर वो तशरीह कर सकती है, डायरेक्शंस भी दे सकती है। जी तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शंस दी हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। तो अगर कोई अथॉरिटी ऐसी बनाना चाहती है, उन्होंने कहा है कि बनाए, तो उसको बलूचिस्तान हुकूमत बना ले, उस अथॉरिटी को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वफाक के साथ भी मिलकर बना सकते हैं। ये कानून, ये ज़ाब्ते एक सूबे के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए यकसा ही होते हैं। जब इतने बड़े मंसूबे होते हैं, इतनी बड़ी चीजें होती हैं, तो उसमें अथॉरिटी का बना लेना कोई नुकसान की बात नहीं है, बल्कि ज्यादा अच्छी बात है। जो अथॉरिटी बैठती है तो मॉनिटरिंग करती है, चीजों को ठीक करती है, डे बाई डे चेक करती है और जवाब देती रहती है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन अथॉरिटी अपनी जगह कायम रहती है और अथॉरिटी की पॉलिसी वही रहती है। तो अगर वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन दी है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल को कोई इस बात वाली बात है। मेरा ख्याल है हमें हर चीज को इस पहराई में नहीं देखना चाहिए कि ये किसी एक सूबे के साथ ज्यादती नाइंसाफी हो रही है। जहाँ ज्यादती नाइंसाफी होती है, आपको पता है कि मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ और डिफेंड करता हूँ बलूचिस्तान को, लेकिन इस मामले में मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्शन कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप देखें आपस की बात, हम मतलब एक खुली बात है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें कि हर साल बलूचिस्तान का 70% बजट तो लैप्स हो जाता है। जो डेवलपमेंट का बजट है वो लैप्स क्यों होता है? आखिर क्या वजह है? आखिर क्या बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियन जो वहाँ के सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, क्या ये उनकी कारकर्दगी पर या उनकी सलाहियतों पर सवालिया निशान नहीं है कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें हैं कि 70% बजट ही आपका लैप्स हो जाता है? 70 से 80% बजट डेवलपमेंट का लैप्स होता है। गो के उसकी दलील ये दी जाती है आगे से कि वो बजट अगले साल फिर शामिल हो जाता है जी, वो लैब जाया नहीं जाता। जाया तो चला गया। जो मनसूबा आज 1 अरब रुपए में बनना है, अगर वो अगले 2 साल लेट हो जाएगा तो उसकी जो लागत है वो 3 अरब रुपए चली जाएगी। नुकसान तो है, और उतने अरसे में जो सहूलतें पब्लिक को मिलनी थी वो नहीं मिल रही। तो पता चला, बल्कि खुद बलूचिस्तान के कई वज़रा आला के साबिक वज़रा आला के, कई साबिक वज़रा के और ब्यूरोक्रेट्स के ये बयान आम रिकॉर्ड मौजूद है कि बलूचिस्तान में बजट लैप्स होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के मेंबरान को तरक्याती स्कीमें बनाना ही नहीं आती। उनको पता ही नहीं है तरक्याती स्कीमें कैसे बनती हैं और उनके क्या कवायद ज़वाबित हैं, क्या रूल हैं उनके तहत बनानी चाहिए। तो यकीनन बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम्स तो हैं, इन्हें खुले दिल से कबूल करना होगा। जब तक हम इन चीजों को खुले दिल से कबूल नहीं करेंगे, लेकिन डार साहब अगर हम असेंबली में देख लें, वही शक्लें हैं जो बार बार आगे पीछे होकर शफल होकर आती हैं। तो अभी तक ये स्कीमें बनाने नहीं सीखे, ये स्कीमें प्रॉपर बनाने की नीयत ही नहीं है। ये देखें, असल में बात वही है कि अगर सीखने का कोई बात मैंने कही है कि अगर कोई अपनी गलती मान ले कि ये ठीक है, ये मेरे अंदर कमी है, ये सलाहियत नहीं है, और अगर वो उसे सीखना चाहे तो अगले थोड़े ही अरसे में वो सीख लेता है जी। लेकिन वहाँ सीखने का अमल नहीं है, वहाँ ट्रेनिंग का अमल ही नहीं है। वहाँ जो बलूचिस्तान में सियासत है वो सिर्फ ज्यादातर अपने मफादात की है। बहुत अच्छे लोग भी हैं बलूचिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। मतलब सना बलोच साहब वहाँ बैठे हैं, या और कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, जिनको ये सारे चीजों पे बड़ा अबूर हासिल है, ठीक है। लेकिन अब तक डॉक्टर मालिक बलोच साहब या उनकी टीम थी, बड़ी सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग और कवायद ज़वाबित को समझने वाले लोग। स्कीम क्यों नहीं बना रहे, प्रॉपर डेवलपमेंट स्कीम्स क्यों नहीं बना रहे पढ़े लिखे लोग? इसलिए नहीं बना पा रहे कि उनको बनाने का अमल उन्होंने कभी सीखा ही नहीं जी। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या रूल्स हैं। इवन के बलूचिस्तान में कई दफा मैंने ऐसे मसाइल भी पैदा हुए कि बलूचिस्तान के जो सूबाई वज़रा हैं वो अपने सूबों के अपने महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ उनका क्लैश हुआ, और क्लैश होने की बुनियादी वजह यही थी कि वज़रा को अपने महकमे के कवायद और ज़वाबित नहीं पता थे, और वो उनके बरक्स अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर करते थे, अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, कि ये आप काम कर दें। तो जाहिर बात है ब्यूरोक्रेसी तो रूल्स को फॉलो करने पड़ता है, वरना कल नैब का शिकंजा या मुख्तलिफ कानूनी शिकंजे उन्हीं के गले में पड़ते हैं। उन्होंने कवायद को अहकामात को नहीं माना, तो नतीजा क्या हुआ कि हमने अक्सर देखा कि सूबाई वज़रा
ने अपने महकमों के सूबाई सेक्रेटरियों को तब्दील कराने के मुतालबा किया वज़ीर आला से जाके, और इस हुकूमत में भी ये होता रहा। जी वजह यही है कि उन्हें कवायद और ज़वाबित का पता ही नहीं है। होना तो ये चाहिए, जैसे देखें हर सूबे में, जैसे वफाकी पार्लियामेंट है तो इसके अंदर एक पार्लियामेंटेरियंस की तरबियत का बाकायदा एक इदारा बनाया गया है जी जिसका नाम है पिप्स, और वो पिप्स जो है वो पार्लियामेंटेरियन को पूरी तरबियत देता है कि कैसे आपने कट मोशन बनानी है, कैसे आपने कोई तहरीक पेश करनी है, कैसे आपने कोई करारदाद पेश करनी है, कैसे तरक्याती स्कीमें बननी है, क्या करना है। ये सारे कवायद और ज़वाबित की वहाँ मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह ये इदारे पंजाब की पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, हर जगह हैं, लेकिन बलोचिस्तान में भी शायद मौजूद हो, लेकिन उनकी तरफ कोई जाते ही नहीं, अमल दरामद ही नहीं करता। बलोचिस्तान में तो मुझे ये याद नहीं पड़ता कि वहाँ की जो कायमा कमेटियां हैं उनका तो कुछ सालों साल इजलास भी नहीं होता। हाँ, उनके चेयरमैन बन जाते हैं, उनके मेंबरान बन जाते हैं, और चेयरमैन को एज पर रूल एक गाड़ी और साथ फ्यूल और मेंटेनेंस और ड्राइवर और स्टाफ भी मिल जाता है। जी लेकिन डार साहब, हम दोबारा बलोचिस्तान से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बैरिक गोल्ड पे, कि बैरिक गोल्ड के साथ जो हमारा मुआहदा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब भी बैरिक गोल्ड के साथ मुआहदे की बात आती है तो 50-25-25 यही दोहराया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो एक्सट्रैक्शन होगी उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो उनका क्या होगा। रिफाइनरी की बात नहीं की जाती। इस हवाले से बताइएगा कि रिफाइनरी अगर पाकिस्तान में होती है तो उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। देखें, ये बहुत, मैं कहता हूँ, $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर रिफाइनरी हो यानी टेक्नोलॉजी हो आपके पास, तो आपको तो फिर किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप ये काम सारे खुद कर लेंगे। मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान फाइटर प्लेन तो बना लेता है, हमने माशाल्लाह से एटम बम भी बना लिया है, हम टैंक भी बना लेते हैं, हम और बहुत सारे शोबों में हम बहरी जहाज भी बना रहे हैं, अब हम एटमी अबदोजें भी बनाते हैं कई सालों से, तो फाइटर प्लेन भी बनाते हैं हम, और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो दुनिया को, अब दुनिया में ममालिक को तरक्की देती है, उसकी जानिब हमारी हुकूमतों का, हमारे इदारों का कोई फोकस ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है, उनकी पॉलिसी में ये चीज शामिल ही नहीं है कि कहीं भी कि हम इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी खुद बनाएं या खुद हासिल कर लें। मुझे हैरत है कि हम दुनिया से पेट्रोल निकालने की टेक्नोलॉजी तो लेके खुद पेट्रोल निकालने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन हम रिकॉर्डिक से या सैंडक से खुद ये मादनियात निकालने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक दफा यहाँ पे पाकिस्तान में एक एम्बेसडर थे, मैं डिप्लोमेट्स की बीट भी करता हूँ, मुख्तलिफ एम्बेसियों को भी कवर करता हूँ, तो एक एम्बेसी है यूक्रेन, जहाँ पे आज कल रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है। मैंने ये कई साल पहले जब रिकॉर्डिक का मसला खड़ा हुआ था, तो मैंने यूक्रेनियन एम्बेसडर से ये सवाल किया था कि आप हमें पाकिस्तान को, आपके यूक्रेन के पास रॉकेट से लेके सुई से लेकर रॉकेट साइंस तक हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप हमें कोई ये टेक्नोलॉजी दे सकते हैं सोना चांदी और ये निकालने की और इसको रिफाइन करने की। उन्होंने कहा सर हम सिर्फ ये नहीं बल्कि हम आपको हर तरह की हर टेक्नोलॉजी मादनियात की दे सकते हैं। और वो इंटरव्यू छपा, अखबारों में, हमारे अखबार में छपा, सब जगह तरफ गया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लेकिन किसी हुकूमत ने उनसे रब्ता नहीं किया कि वो ये टेक्नोलॉजी खरीद लें। वो टेक्नोलॉजी खरीद लें और ये काम पाकिस्तान की सतह पे होने लग पड़े, तो शायद वो किक बैक जो है, वो जो अंडर द टेबल जो रिश्वत पकड़ी जाती है, ये कमीशन पकड़ी जाती है, फिर वो बंद हो जाएगी। अब देखिए सैंडक के प्रोजेक्ट पे बलोचिस्तान को क्या मिला, आज तक बलोचिस्तान के उस इलाके के अंदर तामीर और तरक्की कहाँ पहुंची। दिखाने को तो बता दिया जाता है कि जी इतने सालों में हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, ये किया वो किया, लेकिन जितना वहां से सोना निकला, चांदी निकली और जो तांबा निकला, उसका बलोचिस्तान को और पाकिस्तान को क्या मिला। उनको तो ये पीनट्स मिले, मूंगफलियों के चंद दाने मिले, असल तो इससे बाहर चली गई। बात यह है कि हमें इन पॉलिसीज को तर्क करके ये पॉलिसी अपनानी होगी कि हमें हर चीज अपने मुल्क में तैयार करनी होगी। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारे जो बिल्कुल नेबर एक मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वहाँ की पॉलिसी ये है कि वहाँ अगर कोई बैरूनी मुल्क से, दुनिया में से कोई घड़ी बनाने वाली कंपनी भी आके सरमायाकारी करती है, कारखाना लगाती है, तो उसके साथ उस मुल्क की हुकूमत ये मुआहदा करती है कि आप स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सारी की सारी, इसके सारे पार्ट्स भी यहीं पे बनाएंगे और इनको यहीं जोड़ेंगे। इतने अरसे के अंदर आप ये चीज का इजाफा यहाँ बनाने का करेंगे, इतने से बाद ये करेंगे, और एक वक्त आता है कि वो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के मुल्क के अंदर ही बनती हैं और उधर ही जुड़ती हैं और उधर ही तैयार होती हैं। उससे वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका पैसा बाहर जाने से भी बच जाता है, ज़र मुबादला। पाकिस्तान में अजीब सूरत हाल है,
यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां हैं, जापानी गाड़ियां और दूसरी तीसरी चौथी गाड़ियां, पता नहीं किस किस मुल्क की गाड़ियां आके बन रही हैं, वो सारे के सारी गाड़ियों के पार्ट्स उनके साथ भी ये मुआहदे किए गए थे कि इतने सालों के बाद ये आप यहाँ पे सारी की सारी गाड़ी यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। पहले वो गाड़ियां बनाने के बाद पैसे अपने मुल्क को भेजते हैं, लोगों को बेचने के बाद फिर वो पार्ट्स मंगाने के नाम पे दोबारा पैसे बाहर अपने मुल्क को भेजते हैं। फिर वो इस तरह के यहाँ पाकिस्तान में इससे जो रोजगार में इजाफा होना चाहिए था, सरमायाकारी में इजाफा होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान से बिलियन डॉलर, अरबों डॉलर हर महीने गाड़ियों की मद में दुनिया के उन ममालिक के चले जाते हैं जिन्होंने यहाँ कारखाने लगाए हैं। तो हमारी तो पॉलिसी ही गलत है। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है कि देखिए, अगर पाकिस्तान में 60 के करीब मदनियात पाई जाती हैं, 60-70 के करीब, तो बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जिसमें आपके तकरीबन 40 के लगभग मादनियात सिर्फ बलूचिस्तान में पाई जाती हैं, और उनमें बेशतर मादनियात तो ऐसी हैं जो दुनिया में नायाब है। तो लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान में हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है उसको निकालने की, ना उसको डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है कि कौन सी मादनियात यहाँ कैसे पड़ी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना हमने ऐसी स्किल लेबर तैयार की है, ना हमने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है, ना हमने इस तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई हमारी कोई प्लानिंग है। आज कल हमने स्टैंडर्ड चाइना को दिया था, पिछली 4 दहाइयों से चाइना उस पर काम कर रहा है, और माशाल्लाह चाइना बहुत कुछ वहां से ले जा चुका है। और अब हम स्टैंडर्ड के बाद हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग को अगले पता नहीं कितने दहाइयों तक, कितने 100 सालों तक बैरिक गोल्ड वाले इसका फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को जो फायदे होने चाहिए थे उसके मुकाबले में ना होने के बराबर चीजें मिलेंगी। तो ये चीजें तभी ठीक होंगी कि हम ये तहिया कर लें कि हमने रिफाइनरी खुद लगानी है, हमने ये चीजें खुद निकालनी है, रॉ मटेरियल भी, और इसको यही ठीक करना है, यही इसको यानी कि रिफाइन करना है। ये नहीं होगा कि यहाँ से बोरियों में भर के, बड़ी जहाजों में माल भर के, और वो अपने मुल्क दूसरे मुल्कों में जाएगा और फिर वहां जाकर रिफाइन होकर हमें बता दिया जाएगा कि जी इतना % सोना निकला, इतना चांदी निकला, और इतना ये आप अपना पैसा पकड़े और साइड पे हो जाए। इस तरह तो नहीं होता, और दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब। डार साहब में गुमा पुत्रान का तुझी ट्रांसपेरेंसी तभी कहते जब रिफाइनरी पाकिस्तान बलूचिस्तान तो कहीं लगा, जब बलूचिस्तान तो कहीं रिफाइनरी लगा चिचे रोज़गार भी बीती, और ट्रांसपेरेंसी यकी बीती के चिचो मादनियात, चिचो सोर, चिचो तांबा इधर चीज़ दरियात कगा। और तुम्हें कंट्रानी साहब जो गप बीता आई सर भी ये गोशे होता है कि अगर 66 साल तक एक्सट्रैक्शन करदा सोर अस्ते गुड़शी अमा टीमा चीज़ जिक्र करना न होता, जबकि ये मुआहदा बयागा होता दरो जैसे नुक्ते नज़रन सर ये वती टेक बुता कंट्रानी साहब वती टेक बुता बलूची की स्टोरी लाइन हमें ख़ास तौर पर कि रिकॉर्डिंग के मनसूबे सर जो सदारती रेफरेंस से आई सर बुता ये तस्वीर 20 ब्रेक के पदा न्यूज़ अंगो शामिल हुए।